Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, आज हम start करेंगे one of the important long questions of chapter number 9. It is about division Bryophyta. Bryophytes के क्या क्या general characters हैं, बाकी तमाम classes के अंदर जो common features इनके पाए जाते हैं, इन सबको आज हम enlist करते हैं यहाँ पे और study करेंगे in perspective of a long question और जितने possible short questions बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा. तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. All right. In this session, we will talk about the bryophytes. तो सबसे पहले ये जो लफ्ज हमने लिखा है bryophytes, इसका मतलब समझ लें. Bryo from bryon, ओके? और bryon का मतलब होता है mosses, यानी कि वो पौधे जो मैट लाइक अपीयरेंस में आपको नजर आए, खास तौर पे डैम्प और शेडी प्लेसेस में जहां पे नमी ज्यादा हो और कड़क किस्म की धूप ना हो, वहां पे हमें ये बाज़-औक़ात कारपेट्स की तरह बिछे हुए नजर आते हैं, पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, नदी नालों के किनारों के ऊपर. तो ये जो वेलवेटी कारपेट बनाएंगे इनको हम कहते हैं मॉसेस, ओके? और फिर उसके बाद दूसरी टर्म स्टूडेंट्स, ये तो अब तक आपको पता चल चुके होना चाहिए, फाइट्स आर प्लांट्स, ओके? तो इसका मतलब ये है कि द ब्रायोफाइट्स आर बेसिकली द मॉसेस, ओके? मॉसेस एक जनरल हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए टर्म यूज करते हैं कि द ब्रायोफाइट्स दे आर मॉसेस. लेकिन जब हम टेक्निकली बात करेंगे मॉसेस की, तो मॉसेस आर द प्लांट्स दैट आर इंक्लूडेड इन मसाई, ऑलराइट? और फिर वो प्योर या ट्रू ब्रायोफाइट्स कहलाएंगे. उसके अलावा भी दो क्लासेस हैं जिनको हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वन बाय वन मैं चाहता हूं कि हम इसको एनलिस्ट भी करते जाएं और साथ साथ याद करने के लिहाज से भी इनकी अहमियत का आपको अंदाजा होना चाहिए. ऑलराइट, सो द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है? साइंसदानों का यह ख्याल है कि इससे पहले एल्जी, स्पेशली ग्रीन एल्जी मौजूद थी जमीन के ऊपर, और वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यानी कि पानी में पाए जाने वाले प्लैंक्टन्स को हम कहते हैं, जो काई जमी होती है नॉर्मली किसी भी वाटरी सरफेस के ऊपर. लेकिन जो ये वाले ब्रायोफाइट्स यानी कि प्लांट्स का पहला ग्रुप है, सबसे पहले जमीन के ऊपर इनहेबिटेंट्स के तौर पे इन्होंने रहना शुरू किया. तो इसी चीज को हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं. इट इज बिलीव्ड that bryophytes have evolved from green algae and themselves bryophytes are the first land plants. All right students, अब ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आने के लिए एक लंबा दौरानिया रहा होगा, और उस एवोल्यूशनरी टाइम के दौरान एल्जी अपने आप को मॉडिफाई करती रही और फिर ब्रायोफाइट्स की फॉर्म में जमीन के ऊपर नजर आना शुरू हो गई. फिर उसके बाद यहां पे भी बात खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके साथ ही साथ जो चीज हम ऐड करेंगे वो क्या है, अभी भी जो मुस्तकिल हैबिटेट है ब्रायोफाइट्स का, देयर इज मॉइस्ट, ओके? इसको हम अलग से हेडिंग के साथ लिखते हैं, हैबिटेट मॉइस्ट, स्पेशली डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. दरख्तों के तनों के ऊपर, नदी नालों की साइड्स के ऊपर, और उसके साथ ही साथ जो पहाड़ और चट्टाने जहां पे नमी और शेड यानी कि तेज धूप मौजूद ना हो, सायादार जगह हो, वहां पे ये ब्रायोफाइट्स उगते हुए आपको नजर आ सकते हैं. ऑलराइट, लेकिन इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, चूंकि जमीन के ऊपर आ गए तो इनको डिहाइड्रेशन या डेजिकेशन से बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. और वो खसूसियत क्या है? दे पोजेस अ क्यूटिकल. इनके पास एक क्यूटिकल मौजूद है. This is a protective
layer that is thick and thin in different parts of the plant. Alright? अब इससे क्या मुराद है कि प्रोटेक्टिव लेयर तो मौजूद है, लेकिन इसका काम क्या है? डेजिकेशन से और खुश्क होने से इन पौधों को बचाना, ताकि ये ज्यादा देर के लिए सरवाइव कर सकें। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स, सो दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, तो इनको एक रॉ न्यूट्रिएंट चाहिए, दैट इज वाटर, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करना है इन्होंने जमीन में से। अब एब्जॉर्ब करने के लिए तो इनके पास राइजोइड्स मौजूद हैं, देयर आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, दे आर नॉट ट्रू रूट्स बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके साथ ही साथ अब रूट से अपर एरियल पार्ट्स तक इस खुराक को और पानी को और मिनरल्स को और सॉल्ट्स वगैरह को लेके आने के लिए जो हमारे पास हायर प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, दे पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम एज कंडक्टिंग टिश्यूज, बट there are no conducting tissues in these plants. That's why they are known as non-vascular plants. All right, students. तो ये एक important short question आपके लिए बनेगा. Why the bryophytes are known as non-vascular plants? Bryophytes का एक feature है और आपके लिए short question है. Bryophytes lack a conducting, that is xylem and phloem, as well as strengthening tissue. All right. इनके पास कोई इस तरह का टिश्यू मौजूद नहीं है कि जो नमकियात और पानी को जमीन में से एब्जॉर्ब होने के बाद अपर पार्ट्स तक लेके जाए, या फिर ऐसा हो कि इनके सॉफ्ट प्लांट पार्ट्स को वुडी या स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में कन्वर्ट कर दे। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दे आर जनरली नोन एज द नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। ओके, और इनके लिए एक और टर्म भी स्टूडेंट्स याद आप रखेंगे, दैट इज थैलोफाइट्स। ओके, और थैलोफाइट्स क्यों कहते हैं इनको? बिकॉज दे हैव अ थैलस लाइक बॉडी। और थैलस क्या चीज है? इट इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं। What is thallus? The plant body that cannot be differentiated into true roots, stem and leaves. All right? इस इमेज में आप अगर देखें तो ये जो प्लांट है, जो गिमिटोफाइट स्ट्रक्चर हमें यहां पे नजर आ रहा है, क्या इसमें से हम अलग-अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दिस पार्ट इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर, दिस पार्ट इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर? तो यहां पे अपेरेंटली हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस वजह से स्टूडेंट्स इस तरह की प्लांट बॉडी को हम कहते हैं दिस इज थैलस, जिसमें से हमें सही मैच्योर तने या पत्ते या जड़ें, इस तरह की साख्तें अलग-अलग से नजर ना आए, दैट टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट फीचर हम देखें, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पॉइंट, और वो क्या है? व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ऑलराइट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। अब एम्फीबियंस की टर्म सुनते ही आपके जहन में एक मखसूस किस्म का एनिमल आना चाहिए, एंड दैट इज फ्रॉग। ओके, फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स, दे आर एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस इनको क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, बिकॉज दे हैव अ डुअल मोड ऑफ लाइफ। या तो ये पानी में पाए जाते हैं या फिर ये खुश्की पे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि दे आर स्ट्रिक्टली एक्सक्लूसिवली
डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, ऑलराइट। तो प्लांट्स के अंदर भी जो ब्रायोफाइट्स हैं, आप देखें जितने भी फीचर्स हम लिख रहे हैं, आगाज हमने हेबिराइट से किया, और जहां पे ये पौधे रह रहे हैं मॉइस्चर से ज्यादा दूर या ज्यादा खुश्क जगहों पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसकी वजह क्या है? दे आर डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, ऑलराइट। तो यही चीज है जो इनको प्लांट्स में एम्फीबियस या एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स का दर्जा दिला रही है। तो इस पॉइंट को हम यहां पे मेंशन करते हैं। The plants that live around aquatic environment and depend on water for their reproduction, especially sexual reproduction. Alright students, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि फर्टिलाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट है, तो मेल और फीमेल गमीट्स को करीब करीब लाना और फ्यूज करवाना, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कर रही है ये वाली बात इस ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए। तो दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, ऑलराइट। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और बात हम मेंशन करते हैं, दैट इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ plants. What is morphology? The external appearance of the plants. Okay? पौधे की जो बैरूनी साख्त आपको नजर आ रही है, बाहर से किस तरह का कोई प्लांट आपको नजर आता है, that is known as morphology of plants. एनिमल्स के लिहाज से बात करेंगे तो उनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, that is also known as morphology. Okay? लेकिन यहां पे जो टर्म मैं आपको बताना चाह रहा हूं, that is related to morphology, but it is heteromorphic. Okay? ये जो टर्म मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को और आने वाले ग्रुप्स को समझने के लिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए। दैट इज हेट्रोमॉर्फिक। ओके, इसके साथ एक और वर्ड मैं मेंशन कर देता हूं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो डिफरेंट, मॉर्फी मॉर्फोलॉजी से निकला है, शेप्स। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी लाइफ के अंदर अलहदा अलहदा शक्लों वाली फेजेस या स्टेजेस मौजूद हों, उसको हम कहेंगे दिस इज हेट्रोमॉर्फिक। ओके, और आगे हमने एक और टर्म इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लगा दी है, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है? एक जनरेशन की शक्ल एक तरह की रहेगी और दूसरी जनरेशन की शक्ल दूसरी तरह की होगी, और इन दोनों जनरेशन की खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। बट टू accomplish one life cycle, one living organism has to go through all the stages of these changes. All right? अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहां पे हम ये जो टर्म यूज कर रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये किस वजह से यूज कर रहे हैं? बिकॉज इन ब्रायोफाइट्स दे हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशंस। एक जनरेशन जिसको हम कहते हैं गेमीटोफाइट जनरेशन, गेमीटोफाइट जनरेशन की अपनी कुछ खसूसियात हैं। ऑलराइट, मैं सिर्फ प्लांट बॉडी के लिहाज से और जनरल फीचर्स आपके यहां पे मेंशन करूंगा। हर एक ग्रुप के अंदर गेमीटोफाइट की थैलस और उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहां पे जो हम बात करेंगे ये मोस्टली सब ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद होता है। और वो क्या है? गेमीटोफाइट सबसे पहले नंबर पे, दिस इज द ऑटोट्रॉफ ऑफ दिस लाइफ साइकिल। ओके, यानी कि गेमीटोफाइट के पास फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं दिस इज ऑटोट्रॉफिक पार्टनर और ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट इज दिस इज अ थैलस लाइक बॉडी। ओके, और ये हमें पता चल गया द प्लांट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड फीचर जो हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रीडोमिनेंट and independent stage. All right? अब इससे क्या मुराद है?
कि हो सकता है दूसरा जो इसका फेज या दूसरी स्टेज होगी वो डिपेंडेंट हो गेमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर, लेकिन गेमेटोफाइट जनरेशन क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, खुद से रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत इसके पास मौजूद है, इस वजह से इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ द कंप्लीट लाइफ साइकिल। ऑलराइट, लाइफ साइकिल को मुकम्मल करने के लिए इसको किसी दूसरे मेंबर की जरूरत नहीं है, इस वजह से हम इसके साथ लिख रहे हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अहम चीज जो है दैट इज अबाउट इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसके पास आर्चिगोनिया मौजूद हैं, also known as archegonia. Okay, these are the female reproductive structures. Then are antheridia, and antheridia are male reproductive structures. All right students, अब देखें एंथरीडिया और आर्चिगोनिया ये आपको नजर कहां पे आएंगे, गेमेटोफाइट जनरेशन के अंदर। वही स्ट्रक्चर जिसको अभी हमने थैलस कहा था, इसी थैलस के अंदर समटाइम्स सरफेस के बिल्कुल करीब सुपरफिशियल टिश्यू के ऊपर और समटाइम्स इन डिफरेंट मेंबर्स एम्बेडेड इनसाइड द थैलस हमें नजर आ सकते हैं खास किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनमें मौजूद हैं एंथरीडिया और आर्चिगोनिया, एंड दीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द गेमेटोफाइट जनरेशन। इनके अंदर गेमीट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और फिर वो गेमीट्स जो हैं उनकी फ्यूजन या उनके मिल जाने से फर्टिलाइजेशन का अमल होगा और फिर वहां से दूसरी जनरेशन का आगाज होगा, एंड द अदर वन इज स्पोरोफाइट जनरेशन। सो सेकेंड जनरेशन इज स्पोरोफाइट। तो अब याद रखिएगा पहली बात तो ये कि the sporophyte is produced by the fertilization of gametes। तो gametes कहां से आए, गेमेटोफाइट से। गेमेटोफाइट जनरेशन ने स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस किया है और स्पोरोफाइट जनरेशन की स्ट्रक्चरल पहचान क्या है, याद रखिएगा, its vegetative structure can be differentiated into foot, seta and capsule। ऑलराइट, और ये जो है it is dependent on gametophyte for nutrition। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो फीचर्स हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, अगर आप इस इमेज के अंदर गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि गेमेटोफाइट जनरेशन दैट वाज एम्बेडेड इनसाइड द सॉइल और राइजोइड्स की मदद से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, उसके बाद वो सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से ऊपर की जानिब मूव करते हुए चले जा रहे थे। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दैट इज अबाउट इट्स फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके, अब इसका मतलब यह है कि खुराक जज़ब कौन कर रहा है, वो तो कर रहा है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के ये तीन स्ट्रक्चर्स अलग से आपको नजर आ रहे हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स का डायरेक्टली सॉइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिएंट्स। पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करना ये स्पोरोफाइट के बस की बात नहीं है, तो कौन जज़ब करके दे रहा है, गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट जो है वो फिर स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर स्पोरोफाइट को गेमेटोफाइट से अलहदा कर दिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि स्पोरोफाइट सर्वाइव नहीं कर सकेगा, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट जनरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे अगर आप गौर करें तो गेमेटोफाइट जनरेशन से प्रोड्यूस हुआ स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन वाला फेज इट इज नाउ डिपेंडिंग अपॉन द गेमेटोफाइट, बट स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है कि वो फर्दर गेमेटोफाइट जनरेशन को दोबारा से प्रोड्यूस कर सके। ये भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके स्पोरोगोनियम या कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं मियोसिस के अमल के जरिए और उन स्पोर्स के गिरने से फिर फर्दर अलग-अलग गेमेटोफाइट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और गेमेटोफाइट्स के ऊपर एंथरीडिया और आर्चिगोनिया दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, या ऐसा भी पॉसिबल है कि मेल गेमेटोफाइट अलहदा हो
और फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट अलहदा से बने और फिर फर्दर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। ऑलराइट, तो गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस स्पोर्स which later on germinate to form another gametophyte generation and the life cycle goes on like this. All right, लेकिन हम इसको इतनी आसानी से सिंपली यहीं पे खत्म नहीं होने देंगे। हम फर्दर इसके लाइफ साइकिल को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद जो है फर्दर हम आगे जो जनरल फीचर्स हैं उनको समराइज या कंक्लूड करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। जी स्टूडेंट्स, अब इस लाइफ साइकिल के अंदर मैं चाह रहा हूं कि हम इस सारी चीज को बड़े गौर से समझ लें कि स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेसेस कैसे मुकम्मल किए जाते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि समझने के एतबार से सबसे पहले नंबर पे मैं ये चाहता हूं कि आप गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप के लिहाज से एक पॉइंट याद रखें। द स्पोरोफाइट जनरेशन इज द डिप्लॉइड जनरेशन, ओके, जिसको हम 2n के साथ मेंशन करते हैं, एंड गेमेटोफाइट जनरेशन इज द हैप्लॉइड जनरेशन, जिसको हम खाली सिंगल n के साथ मेंशन करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले नंबर पे आपने अपने जहन में ये बात रख लेनी है। अब हमने चूंकि ये कहा था कि द गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, तो यहां पे हम गेमेटोफाइट से अपने लाइफ साइकिल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा द गेमेटोफाइट बॉडी इज थैलस लाइक बॉडी, और इस थैलस लाइक बॉडी के अंदर हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर एक ही जगह पे भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि सेम प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द मेल आर एंथरीडिया, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर आर्चिगोनिया, ओके, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं ये वाली बात आपके लिए कि पॉसिबल है कि एक ही थैलस के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि अलहदा अलहदा प्लांट्स के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, और कुछ मेंबर्स के अंदर यह भी देखा गया है कि एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यह बात सबसे अहम है यहां पे याद रखने के लिहाज से। ऑलराइट, अब देखें इस प्लांट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर मौजूद हैं, तो इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सहूलत हो जाएगी। बट इन द अदर केस अगर ऐसा हो कि प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक अलहदा प्लांट के अंदर मौजूद हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो किसी दूसरे प्लांट के अंदर मौजूद हैं, तो नाउ दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है, और पानी की जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसी वजह से हमने इनको कहा था एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें जी क्या होगा कि द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट प्रोड्यूसेस न्यूमरस, बहुत ज्यादा तादाद में एंथीरोजॉइड्स यानी कि मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, और चूंकि गेमेटोफाइट खुद हैप्लॉइड था तो माइटोसिस के जरिए स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एंड दीज स्पर्म्स आर आल्सो हैप्लॉइड। ओके, फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वहां पे एक ही नॉन मोटाइल एग प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इट्स आर्चिगोनियम। ओके, इसके अंदर जो इसका नेक और वेंटर वाला रीजन मौजूद है, उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो बेस वाला पार्ट है दैट इज नोन एज वेंटर, और वहां पे आपको उस स्वोलन रीजन के अंदर एक अकेला एग नजर आएगा और वो हरकत नहीं कर सकता, इट विल रिमेन फिक्स्ड ऑन इट्स पोजीशन। ओके, फिर इसके बाद दूसरी तरफ देखें तो एंथीरोजॉइड्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल्स। ओके, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है हाउ द एंथीरोजॉइड्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है स्टूडेंट्स, जो आप याद रखेंगे, एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया ये स्टीराइल सेल्स का एक कवर होता है, उसके साथ प्रोटेक्ट किए गए होते हैं ताकि इर्द गिर्द के एनवायरमेंटल कंडीशंस या कोई और पोल्यूटेंट वगैरह इनको मुतासिर ना कर सके। लेकिन इस केस में थोड़ा सा काम डिफरेंट होगा, क्योंकि अब आर्चिगोनियम या फीमेल गेमेटोफाइट खुद से चाह रहा है कि स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, तो इट विल रिलीज अ स्पेसिफिक केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसको हम कहते हैं अट्रैक्टेंट फॉर द एंथीरोजॉइड्स। ओके, अब जैसे ये अट्रैक्टेंट पानी में रिलीज किया जाएगा
तो एंथीरोजॉइड्स ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। अब यहां पे एक अहम बात है कि जो अगर रेन स्प्लैशेस वगैरह मौजूद हों तो रेन स्प्लैशेस जो हैं वो डिस्पर्सल ऑफ द एंथीरोजॉइड्स के प्रोसेस को और तेज कर देते हैं कि एंथीरोजॉइड ज्यादा दूर तक और ज्यादा जल्दी बिखर सकें। ऑलराइट, अब क्या होगा, एंथीरोजॉइड्स दे विल ट्रेवल टू द आर्चिगोनियम और फिर उसके नेक में से होते हुए बेस तक पहुंचेंगे, जो सबसे पहले स्पर्म और एंथीरोजॉइड मिल जाएगा जाके एग के साथ। जैसे ही वो फ्यूज होगा तो फौरन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाएगा। नाउ इट इज अ जाइगोट। ऑलराइट, याद रखने वाली बात यह है कि द स्पर्म वाज हैप्लॉइड, इट इज ड्रैग्ड टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम कीमोटैक्टिकली। ऑलराइट, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है, इफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव टुवर्ड्स द केमिकल स्टिमुलस, ओके, और अगर उसकी जानिब मूव करके जा रहा है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। अगर उससे अवे मूव करके जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में निकल गया, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव कीमोटैक्सिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा द एंथीरोजॉइड्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम कीमोटैक्टिकली का मतलब यह है कि यहां पे कीमोटैक्सिस चल रहा है और इट इज पॉजिटिव कीमोटैक्सिस चूंकि उसकी जानिब मूव करके चला गया। फिर क्या होगा, हैप्लॉइड एंथीरोजॉइड्स थे, हैप्लॉइड एग था, फ्यूज हुए तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। अब जैसे ये डिप्लॉइड जाइगोट बना, यहां पे आप गेमेटोफाइट जनरेशन को पॉज देंगे और जाइगोट फर्दर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के अंदर छुपा दिया जाएगा। जैसे ही इसमें फर्दर सेल डिविजन्स होंगी तो जाइगोट विल ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो और ये जो एम्ब्रियो है इट इज डिप्लॉयड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एम्ब्रियो अटैच्ड रहेगा विद द आर्चिगोनियम और गेमेटोफाइट जनरेशन से अलहदा नहीं होगा, क्योंकि गेमेटोफाइट जनरेशन का अगर काम खत्म हुआ है तो इसके बाद कौन सी जनरेशन का आगाज होगा, दैट इज द स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट जनरेशन। इस केस में क्या होगा कि नाउ द एम्ब्रियो इट विल स्टे एम्बेडेड विद इन द आर्चिगोनियम और आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट करता हुआ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो इसमें से ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको बड़े क्लियरली नजर आ सकते हैं, द फुट, सीटा एंड द कैप्सूल। ओके, कैप्सूल को हम कहते हैं स्पोरोगोनियम क्योंकि इसके अंदर खास किस्म के सेल्स बनेंगे दैट आर नोन एज स्पोरोसाइट्स। अब ये स्पोरोसाइट्स फर्दर स्टूडेंट्स इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि अभी तक ये डिप्लॉयड हैं और जैसे ही मियोसिस होगी तो हम कहेंगे रिडक्शन डिवीजन हो गई है। वन सेल विल डिवाइड इनटू 4 और फिर जेनेटिक मटेरियल इट विल रिड्यूस टू हाफ। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पोर्स पैदा किए जा रहे हैं दे आर हैप्लॉइड और उन हैप्लॉइड स्पोर्स को फर्दर मैच्योरिटी ऑफ द कैप्सूल के बाद उसके ऊपर लिड एक ढकना लगा होता है, वो अलहदा होता है, अपर्चर बनेगा, एक स्लिट बनेगी एंड द स्पोर्स दे विल बी डिस्पर्स्ड। अगर उनको गिरते साथ ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो जैसे ही वो गिरेंगे उनमें से फिर फर्दर गेमेटोफाइट्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। नाउ अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग द गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस्ड द स्पोरोफाइट जनरेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गेमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन प्रोड्यूस्ड द स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन और वो सारी की सारी स्टेजेस ऑफ डिविजन्स और डेवलपमेंट जो है वो सारी दरमियान में आ रही हैं, लेकिन गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना और स्पोरोफाइट से दोबारा गेमेटोफाइट का बन जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ एक ये जो स्केच आपको यहां पे मैं दिखाना चाह रहा हूं ये भी याद रखिएगा कि अलहदा से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट और व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप ये वाला टेबल इसके साथ जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस स्टेज पे कौन सी सेल डिवीजन हो रही है, कहां तक हमारी हैप्लॉइड फेज है, कहां तक हमारी डिप्लॉइड फेज है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एंड पे हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं कि व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, दे आर नॉन वैस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स। ओके, सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि द गेमेटोफाइट जनरेशन इज द डोमिनेंट जनरेशन, मोर कंस्पिकुअस, ज्यादा इंडिपेंडेंट जनरेशन है। फिर उसके बाद द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिपेंडेंट जनरेशन और उसके बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके लिए कि दीज स्पोर्स आर सेम। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी and the sporophyte is homosporous generation. All right,
क्योंकि सब के सब स्पोर्स देखने के लिहाज से, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से एक जैसे नजर आ रहे हैं। जेनेटिक मेकअप्स उनके अंदर डिफरेंट मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं दिस इज होमोस्पोरी और होमोस्पोरस जनरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहीं तक इस सेशन को हम रोक रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे।